चाय पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं इजरायल और ईरान में जारी संघर्ष के खबरों के बीच, जहां पर भारतीय फंसे हुए हैं लेकिन सकुशल वापसी उनकी हो रही है। खबरें लगातार आ रही है। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कुछ भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया बॉर्डर के रास्ते देश से बाहर निकाला गया है। लेकिन इसके अलावा भारत सरकार के सामने भारतीयों की सुरक्षा और उनके सेफ पैसेज के लिए और किस देश के जरिए निकलने पर विचार हो रहा है, ये सारी जानकारी जानिए आप। इजरायल ईरान युद्ध अपने छठे दिन में प्रवेश कर चुका है। इजरायल एयर स्ट्राइक कर राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई बड़े शहरों में कोहराम मचा रहा है, तो ईरान भी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला कर इजरायल में तबाही मचा रहा है। इस बीच दोनों मुल्कों में फंसे भारतीयों को लेकर उनके घर वाले बेहद चिंतित हैं और उनकी घर वापसी के लिए दुआएं कर रहे हैं। इधर भारत सरकार भी दोनों मुल्कों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उनके सेफ पैसेज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। विदेश मंत्रालय के अनुसार ईरान में कुल 10,765 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से 6,000 छात्र हैं। ज्यादातर छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए ईरान गए हैं, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई भारत के मुकाबले ईरान में बेहद सस्ती है। ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनको जरूरी लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने के लिए भारतीय एम्बेसी पूरी तरह एक्टिव है। उधर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज प्रशासन ने भी परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया है। स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट 120 से 150 इंडियन स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। And people from university side, it's clear those who want to go back to their countries, they can. We were advised to pack up our all luggage to keep it safe. और हमें ये कहा गया था कि आप अपना बैग रेडी करें। बोला कि कोई इंडिया से भी ईरान में फंसे छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कम्युनिकेशन की है, क्योंकि इजरायल के हमलों की वजह से कई जगह कम्युनिकेशन फैसिलिटी को काफी नुकसान पहुंचा है। वैसे छात्र नेटवर्क एरिया में जाकर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज सही जगह पहुंच पाए। हमारी फैमिली जो इंडिया में है सब वो बहुत परेशान है, कंटिन्यूसली हमें कॉल कर रही है, कंटिन्यूसली हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, जो कि अभी भी अब पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो इंटरनेट सर्विसेज है या फ़ोन की जो सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी है वो भी ऑलमोस्ट सस्पेंडेड है। वो भी इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि इस अफेक्ट हो चुकी है। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की सकुशल वतन वापसी के लिए भारतीय वायुसेना अलर्ट पर है। सरकार से निर्देश मिलने के बाद वायुसेना अपने C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J विमानों के साथ ईरान के पड़ोसी देशों में जाएगी और छात्रों को लेकर वापस इंडिया आएगी। हालांकि वायुसेना के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ईरान का एयर स्पेस फिलहाल पूरी तरह बंद है। ऐसे में ईरान के पड़ोसी देशों में ही उनकी लैंडिंग हो सकती है। जाहिर है छात्रों को सड़क मार्ग से उन देशों में पहुंचना होगा। ऐसे में ये जानते हैं कि वायुसेना के इवैक्यूएशन प्लान के तहत क्या क्या विकल्प हैं। ईरान के पड़ोसी देश उत्तर में अजरबैजान और आर्मेनिया है, उत्तर पश्चिम में तुर्की है, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान है, जबकि पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लिहाजा इन दोनों देशों से इवैक्यूएशन मुमकिन नहीं है। भारतीय दूतावास की मदद से 110 भारतीयों को, जिनमें ज्यादा संख्या में भारतीय छात्र हैं, ईरान से आर्मेनिया लाया गया है। जाहिर है जब अच्छी खासी तादाद में भारतीय सड़क मार्ग से आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान पहुंचेंगे तो वायुसेना भी अपने बड़े विमानों के साथ वहां पहुंचेगी और उन्हें सुरक्षित भारत ले आएगी। इसी कश्मकश में लखनऊ के अली मोहम्मद का परिवार जंग की बदकिस्मती का शिकार हो गया है। अली मोहम्मद की बेगम और उनकी 3 बेटियां जियारत के लिए पहले इराक और बाद में ईरान पहुंची थी। 13 जून को उनकी ईरान से वापसी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसी दिन इजरायल ने ईरान पर अटैक कर दिया और उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई।
कि हमारी फैमिली से मेरी वाइफ और 3 बेटियां हैं मेरी, जो ज़ैद करने ईरान और इराक, करबला और नजफ, ये लोग 20 मई को दिल्ली से गए थे और इराक की ज़ियारतें मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद ये लोग ईरान आए और वहाँ पर ज़ियारतें सब हो गई थी और इनको 13 जून को वापस दिल्ली पहुँचना था। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शाम की फ़्लाइट से ये लोग आ जाएंगे, तो सुबह मेरे पास कॉल आती है कि यहाँ पर फ़्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए और हम लोग अभी रुके हुए हैं यहाँ। फिर बाद में जब मेरी बात हुई तो पता चला कि अभी कुछ पता नहीं है कि कब से एयर स्पेस ओपन होगा और फ्लाइट्स दोबारा से स्टार्ट होंगी। बेशक अली मोहम्मद पर परेशानियों का पहाड़ टूटा है, लेकिन अच्छी बात ये कि उनका परिवार सुरक्षित है और वायुसेना अलर्ट पर है। इसलिए देर सवेर उनकी पत्नी और बेटियां सकुशल इंडिया आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक ना इंटरेस्टिंग सी खबर सामने आई है, वो ये है कि कभी आपने सोचा है कि युद्ध के हालात का जायजा पिज्जा ऑर्डर या किसी भी तरह के फूड डिलीवरी से किया जा सकता है? हैव यू एवर इमेजिन्ड? मतलब ऐसा हमने कनेक्ट तो नहीं किया, लेकिन अगर कनेक्ट करने की नौबत आए तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ज्यादा डिलीवरी के ऑर्डर्स आ रहे, इट मींस कि युद्ध के हालात बन रहे हैं, क्योंकि आप बना नहीं सकते, आप बाहर जाके ग्रोसरी नहीं खरीद सकते, एंड या फिर आपके घर में कुक नहीं आ सकती, सो डिलीवरी इज द ओनली ऑप्शन। लगा ऐसा कुछ कनेक्शन समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। अब स्टोरी समझाते हैं, स्टोरी समझाते हैं। इंटरेस्टिंग न्यूज है। देखिए, जैसे हमने इनको सवाल किया कि खाने के ऑर्डर से युद्ध के संकट का अनुमान क्या आप लगा सकते हैं, आपके लिए भी यही सवाल है। पिज्जा की डिलीवरी के बढ़ते आंकड़े किसी बड़ी चिंता को न्योता कैसे देते हैं, वो खुशी बताएंगी। और ऐसा कहने पर आप भी ये सोचेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अगर हम आपको कहें कि ऐसा संभव है तो आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन इजराइल के ऑपरेशन लायन के पीछे कुछ ऐसी ही रोमांचक थ्योरी सामने आ रही है जो कि सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। आप भी देखिए। ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग का क्या किसी पिज्जा से कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या पिज्जा की बिक्री ईरान इजराइल संघर्ष में कमी या तेजी का संकेत हो सकती है? ऐसा कहना तो शायद सोच से परे है, लेकिन अमेरिका की पिज्जा इंडेक्स थ्योरी शायद यही कहती है। सोशल मीडिया पर जारी चर्चा कहती है कि ईरान इजराइल युद्ध हो या कोई और वैश्विक संकट, पेंटागन के पास पिज्जा डिलीवरी की संख्या से इसका आकलन किया जा सकता है। 12 और 13 जून की रात जब इजराइल अपने ऑपरेशन लायन के तहत ईरान पर हवाई हमले की तैयारी कर रहा था, तब हजारों मील दूर वर्जीनिया के अर्लिंगटन में पिज्जा आउटलेट पर तेज हलचल मची थी। ये आउटलेट पेंटागन में अमेरिकी सैन्य मुख्यालय के करीब है। उस रात को बड़ी संख्या में लोगों ने पिज्जा के लिए ऑर्डर दिया। रिकॉर्ड संख्या में उस रात पिज्जा की बिक्री भी हुई। तभी इस पिज्जा इंडेक्स थ्योरी ने तूल पकड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन और अमेरिकी रक्षा विभाग के पास पिज्जा ऑर्डर में उछाल ने अतीत में कई मौकों पर वैश्विक संकटों की सटीक भविष्यवाणी की है। पेंटागन पिज्जा इंडेक्स नामक एक एक्स अकाउंट अब नियमित आधार पर गतिविधि को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करता है, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या चल रहा है इसका संकेत देता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर किसी युद्ध या वैश्विक संकट का पूर्वानुमान लगाना हो तो नजरें पेंटागन पिज्जा इंडेक्स के ट्विटर हैंडल पर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी है। दोनों ही मुल्कों में डर और खौफ का माहौल पसरा हुआ है, लेकिन इसी दौरान एक दिल को खुश कर देने वाली और सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है। देखिए, जंग के दौरान यह अस्पताल अंडरग्राउंड चलाया जा रहा है, जहां एक गर्भवती ने 3 बच्चियों को जन्म दिया। और इजराइल के हाफिया शहर से आप भी देखिए जिंदगी के मुस्कुराने वाली ये प्यारी सी तस्वीर। डर और खौफ के बीच इजराइल में जिंदगी मुस्काई है। इजराइल के हाफिया शहर में एक अंडरग्राउंड अस्पताल में एक महिला ने 3 बच्चियों को जन्म दिया। बच्चियों के जन्म की खबर मिलते ही महिला के परिवार के लोग गुब्बारे और सजावट का सामान लेकर अस्पताल पहुंचे। परिवार के इन सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखी, जबकि डॉक्टर्स के चेहरे पर संतोष का भाव था। During time of war, it's just kind of more challenging to manage this case. इससे पहले जमीन के अंदर बने इस अस्पताल में नर्स स्ट्रेचर पर लेटी महिला को डिलीवरी रूम तक ले जाती दिखी। फिर डिलीवरी रूम में डॉक्टर भी महिला को ढांढस बंधाते नजर आए। बाद में बच्चियों के जन्म के बाद
पूरा अस्पताल इन नन्हे मेहमानों की देखभाल में जुट गया। बीते कई दिनों से ईरान और इसराइल के बीच जंग छिड़ी है। इसी वजह से इसराइल के हाफिया में अंडरग्राउंड अस्पताल चलाया जा रहा है, जहां सभी आधुनिक मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कनाडा में G7 समिट के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि दरअसल ये वीडियो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने मेलोनी से कुछ कहा है, जिस पर मेलोनी ने शॉकिंग रिएक्शन दिया है और उनका ये रिएक्शन ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। आप भी देखिए। इन इशारों में कुछ तो गहरी बात छिपी है। हैरत भरी नजरों में कुछ तो गहरे जज्बात छिपे हैं। G7 देशों की बैठक के बीच यह तस्वीर चर्चा में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का झुककर बात करना और इटली के प्रधानमंत्री का यूं रिएक्ट करना। कुछ तो गहरे भेद छिपे हैं इन चंद सेकंड की तस्वीरों में। जब दो राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से बातें करें तो शब्दों से लेकर बॉडी लैंग्वेज के हर पहलू को बड़ी बारीकी से परखा जाता है। कनाडा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की बातचीत का ये खास अंदाज भी इसी वजह से सुर्खियों में आ गया। इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। G7 समिट के दौरान राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत चल रही थी। सभी बड़े नेता G7 के मंच पर मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अचानक इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की तरफ झुके और उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखकर मेलोनी से कुछ कहा। मैक्रो की बातें सुनकर मेलोनी ने पहले उनकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखा, फिर धीरे से थम्स अप का इशारा किया। यह सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। मैक्रो का बोलना जारी था और अब मेलोनी भी मैक्रो की बातें सुनने के लिए उनकी तरफ थोड़ा और झुक गई। फिर मेलोनी ने भी मैक्रो से कुछ कहा। इस दौरान दोनों ने अपना मुंह ढका हुआ था। दोनों जानते थे कि G7 समिट के दौरान पूरी दुनिया की निगाहें नेताओं पर टिकी है। उनके हर मूवमेंट कैमरे में कैद हो रहे हैं। ऐसे में कोई उनके लिप मूवमेंट को रीड करके उनकी बातों का अंदाजा न लगा ले, शायद इसी वजह से दोनों ने अपने मुंह को ढक रखा था। इस पूरी बातचीत के दौरान मेलोनी ने 2 बार मैक्रो की तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखा। दोनों नेता थोड़ी देर तक इसी अंदाज में बात करते हैं, फिर अपनी सीट पर सीधा बैठकर ट्रंप की बातें सुनने लगे। लेकिन इन दोनों की इस बातचीत और मेलोनी की इस रिएक्शन की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। चारों तरफ कयास लगने लगे कि मेलोनी ऐसे चौंकी क्यों। आखिर दोनों नेताओं में ऐसी कौन सी बात हुई? क्या ट्रंप का G7 समिट छोड़कर जाने की खबर की दोनों नेता चर्चा कर रहे थे? क्योंकि ट्रंप का समिट छोड़कर यूं जाना पूरी दुनिया को हैरान कर गया। इसके बाद ट्रंप ने जिस तरह ईरान को लेकर ट्वीट किए, उससे कयासों को और हवा मिली। बहरहाल मैक्रो और मेलोनी क्या बातें कर रहे थे ये तो उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता, पर सोशल मीडिया को मुद्दा मिला और जैसा अक्सर होता है कयासों के दौर शुरू हो गए। तरह तरह के मीम्स बनने लगे, मजेदार कमेंट्स सोशल मीडिया पर छा गए। असल में मेलोनी अक्सर अपने अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। उनके हर एक्शन रिएक्शन के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे होते हैं। हाल ही में अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने घुटनों के बल बैठकर मेलोनी का स्वागत किया था। तब मेलोनी यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी कमेटी में हिस्सा लेने के लिए तिराना पहुंची थी। उस वक्त भी अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा के स्वागत करने का यह अंदाज काफी वायरल हुआ था। मेलोनी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं, तब भी वो काफी गर्मजोशी से मिलती हैं। दोनों के बीच अच्छा तालमेल दिखता है, इस पर भी खूब चर्चा होती है। पिछले साल 14 जून को नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली गए थे, तब मेलोनी ने उनके साथ एक 5 सेकंड का सेल्फी वीडियो बनाया था और फिर उसे ट्वीट कर लिखा था, हेलो दोस्तों, मेलोडी टीम की ओर से नमस्ते। तब मेलोनी का ये ट्वीट और उनका दिया मेलोडी नाम भी खूब वायरल हुआ था। इस बार भी मेलोनी का ये रिएक्शन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस बातचीत के दौरान यूं चौंकने के पीछे राज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मज़ा तो तब है जब ऐसा मौसम हो और आप ऐसे मौसम में भीगे। कल वाली बारिश में मुझे नहीं मजा आया। मैंने तो देखी नहीं, मैंने तो पंजाब की देखी। आप तो पंजाब में भीग के आई होंगी। बहुत वाह, मानसून आ चुका था।
बहुत अच्छी बारिश हुई वहाँ पे। और मैं तो यहीं पर ऑफिस से बाहर निकलते ही काफी भीग चुकी हूँ, तो मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि बारिश बहुत तेज हुई थी शाम के वक्त में, 7-7:30 बजे। मुझे लगता है ये इंतजार अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मौसम थोड़ा सा शांत है और धूप नहीं है। नहीं, अच्छा प्लेजेंट हो गया। और मुझे लगता है ना कि जब कोई चीज आ जाती है ना, उसका तो अलग ही मजा है, लेकिन इंतजार का अपना ही मजा है। और वो हम इंतजार कर रहे हैं। मौसम सुहाना है, बादल छाए हैं, हल्की फुल्की फुहारे भी हैं, तो एंजॉय भी हो रहा है। गर्मी की तपिश के बीच ये बादलों वाली राहत है। मौसम विभाग की इन तस्वीरों से साफ है कि मानसून ने कम वक्त में बिहार का आधा सफर तय कर लिया है। गुजरात को बादलों ने करीब करीब पूरा ढक लिया है और राजस्थान में कुछ घंटों में मानसून का प्रवेश होने वाला है। कुछ दिन की सुस्ती के बाद जिस तरह मानसून ने रफ्तार पकड़ी है, उससे उसके उत्तर भारत के बाकी इलाकों में जल्द पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल दिल्ली और उत्तर भारत प्री मानसून की फुहारों से तरबतर है। दिल्ली में बादलों के आने के बाद से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। उमस के बीच रुक रुक कर बादल बरस रहे हैं। दरअसल दिल्ली और यूपी में अभी फिलहाल प्री मानसून बारिश है और रही सही कसर देश में बने 3 साइक्लोन सर्कुलेशन से पूरी करती है। इन सर्कुलेशन की वजह से करीब करीब हर राज्य में बादल बरस रहे हैं। फिलहाल मानसून की बात कर लेते हैं तो महज एक दिन में बादलों ने 8% बारिश की कमी को पूरा कर दिया। मानसून ने दक्षिण पूर्वी बिहार को कवर कर लिया है। आज इसके पूरी तरह गुजरात को कवर करने का अनुमान है। आज के लिए मौसम विभाग ने गुजरात के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 2 दिन के भीतर उसके यूपी में एंटर होने की संभावना है। राजस्थान की बात की जाए तो मानसून से पहले यहाँ प्री मानसून बादलों ने माहौल को और खुशनुमा कर दिया। देखिए, आज राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और पिछले 2-3 दिनों से ही राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से तेज़ दर्जे की बारिश रिपोर्ट हो रही है। पिछले 24 घंटों में देखें तो पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से तेज़ और कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट की गई है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर कामा में 101 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। मानसून की बात करें तो फिलहाल देखें तो अब तक मानसून दक्षिणी राजस्थान के करीब पहुंच चुका है और बहुत जल्द जो है वो मानसून राजस्थान में प्रवेश करने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। बादलों की बात करें तो दिल्ली का दिल मौसम की वजह से गार्डन हो गया। कल की जोरदार बारिश के बाद तपिश कम हुई है, उमस से थोड़ी राहत मिली है। अगले कुछ दिनों तक बादलों का आना जाना यूं ही चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही बादलों ने राहत की राह दिखा दी है। वाराणसी में बारिश ने गर्मी का पारा डाउन कर दिया। प्री मानसून बारिश की वजह से बनारस का मौसम खुशनुमा हो गया है। कल जहां एक और आंधी और हवा के चलते रात होते होते बारिश हुई थी, तो वहीं आज सुबह भगवान भास्कर ने भी दर्शन नहीं दिए। तो वहीं बारिश लगभग आधे घंटे तक हुई, जिससे न केवल बनारस का शहरी इलाका बल्कि ग्रामीण इलाके में भी इसका असर देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में मानसून बनारस में आ जाएगा और लगभग 1 हफ्ते तक बारिश लगातार होगी और हवा और आंधी भी चलेगी, जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। मॉनसून के वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा बरसने की जो भविष्यवाणी की गई थी, अब तक मॉनसून करीब करीब उस पर खरा उतरा है। अभी फिलहाल जून के आधे से कुछ ज्यादा दिन ही बीते हैं, लेकिन मॉनसून ने आधे से ज्यादा भारत को अपनी आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग पहले ही अच्छे मॉनसून की भविष्यवाणी कर चुका है और ये भविष्यवाणी बादलों की इन बौछारों में सही साबित हो रही है। जयपुर से रिदम जैन, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में आपको बता दें, मौसम बेहद सुहाना बना हुआ है। यहां पर पवई झील भले ही उफान पर है, लेकिन खुशनुमा मौसम में मुंबईकर खूब मजे ले रहे हैं। वैसे यहां पवई झील एकमात्र ऐसा पर्यटक स्थल है जहां पर बारिश के अलावा भी रोजाना घूमने वालों की अच्छी खासी भीड़ जुटती है। आप भी देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के पवई झील में, जहां पर लोग अपनी फैमिली के साथ अच्छा खासा मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों से आपको मिलवाते हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय लेते हैं। आप यहीं आसपास रहते हैं? यस सर, मैं यहीं पास में रहता हूँ।
तो एक्चुअली ऐसे ही दोपहर को बैठा था, थोड़ा टाइम पास करने के लिए शॉर्ट राइड पे निकला था। और अभी थोड़ा वेदर भी अच्छा हो गया मुंबई का, कि पिछले 2 महीने से काफ़ी गर्मी वगैरह हो रही थी, तो बारिश की वजह से वेदर थोड़ा अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहीं पे हम लोग छुट्टी मार के हम लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। उपनगर मुंबई का एकमात्र ये झील है, पवई झील के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आता है। और आज सुबह ही एक बहुत बड़ी खबर भी इस झील से जुड़ी आई है कि सुबह 6 बजे ही इस झील के पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है, उफान बढ़ गया और पानी जो है अब बाहर की तरफ गिरने लग गया है। फिलहाल आज की जो कहानी है वो 2 है कि जो पवई झील है वो पूरी तरह से भर चुका है और उफान आने के बाद पानी बह रहा है। साथ ही साथ ये सुंदर प्यारा सा माहौल दृश्य, अच्छे खासे लोग यहाँ फैमिली के साथ आ रहे हैं, बूटे गा रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे। जम्मू कश्मीर को धरती पर जन्नत का दर्जा हासिल है। देशी नहीं विदेशी भी कश्मीर की खूबसूरती का कायल हैं। कविताओं, कहानियों, फिल्म और किस्सों में कश्मीर का भरपूर जिक्र होता है क्योंकि यहाँ की वादियाँ बेहद खूबसूरत हैं। पहलगाम हिल स्टेशन कश्मीर का मुख्य आकर्षण केंद्र है। करीब 2 महीने बाद पहलगाम के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं, जिनमें बेताब वैली भी शामिल है। इन दिनों यहाँ का मौसम बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, बादलों से भरा आसमान है। बड़ी संख्या में सैलानी इन नज़ारों को महसूस करने के लिए, सुकून के पलों को जीने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद इन टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हालात नॉर्मल हैं, इसीलिए सभी टूरिस्ट स्पॉट्स सैलानियों के लिए दोबारा से खोल दिए गए हैं। बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। फुल सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो टूरिस्ट को आना चाहे वो आ सकता है। आज ही ओपन हुआ है, इसके लिए हम बोलना चाहेंगे कि बहुत खूबसूरत, जन्नत से कम नहीं है ये। गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया है और से अपने सिक्योरिटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि भाई यहाँ पर उन लोगों ने सिक्योरिटी हमारे लिए रखी और पार्क ओपन किया है हमारे लिए। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सिक्योरिटी है, सारे जवान अपने लिए खड़े हैं पूरे। आप सभी आओ, बहुत प्यारी जगह है, ये जगह दोबारा नहीं मिलेगी आपको देखने की। अभी हम बेताब वैली में हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये नज़ारा जो है देखने का लायक है। हाँ, और इतना एंजॉय कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है हमें। मतलब ऐसा जैसा डर था ना, कोई भी डर नहीं है। सारे लोग आए, मजा लें, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। एमपी अजब है, एमपी गजब है। ये लाइन तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन बीते दिनों भोपाल में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद फिर से लोगों की जुबान पर यही लाइन है। भोपाल का ऐशबाग ब्रिज याद होगा आपको, वही ब्रिज जो कि अपनी 90 डिग्री की वजह से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज में अब बदलाव किया गया है, जिसके लिए सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, रेलवे ने इस पुल का डिजाइन बदलने की मंजूरी दे दी है और इस 90 डिग्री एंगल को बदलने के लिए जमीन भी देने के लिए राजी हो गया है। बताया जा रहा है कि पुल के ऊपर रेलिंग को तोड़कर इस 90 डिग्री वाले टर्न को और घुमावदार बनाया जाएगा। ऐसा करने से पुल की चौड़ाई करीब 3 फीट तक बढ़ जाएगी, यानी कि इस कट पर गाड़ियों को एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। भोपाल से हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, देखिए आप। इस पुल के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। रेलवे जो अतिरिक्त जमीन देगा, उसके बाद इस पुल पे ये जो 88 डिग्री का टर्न है उसे खत्म करने की तैयारी अब शुरू हो गई है। आप देखिए कि खबर चलने के अगले ही दिन जब हम इस पुल पे पहुंचे हैं तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे बाकायदा इस पुल को लेकर एक बार फिर से मेजरमेंट जो है वो शुरू हो गया है और जो टीम है यहाँ पर वो मेजरमेंट लेने के लिए पहुंची हुई है और ये मशीनें जो है यहाँ रखी हुई है जिसके जरिए जो सेंटर पॉइंट है इस पुल का उसका मेजरमेंट किया जा रहा है। हालांकि टीम के सदस्यों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो दूसरी तरफ चले गए, कैमरे पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देखिए, ये एक मशीन है जिसका काम होता है कि किसी भी पुल का या सड़क का जो सेंटर पॉइंट है उसे चिन्हित करना और यहाँ पे वो तमाम चीजें अगर आप देखें, ये इंच टेप वगैरह लेकर के सारी टीम जो है यहाँ पे पहुंची हुई है और ये वो उसी जगह पे इस मशीन को रखा गया है मेजरमेंट के लिए जिस जगह पे ये 88 डिग्री का टर्न है। यानी इस मशीन से अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर से इस पुल का सेंटर पॉइंट जो है वो शायद चिन्हित करके इस टर्न को बदला जाएगा। जिस जगह पे मशीन रखी है ठीक उसके सामने ही यही वो 88 डिग्री का टर्न है जिसे लेकर के विवाद शुरू हुआ था और ये इस तरफ गाड़ियां जब आती हैं तो उस दाएं टर्न पे 88 डिग्री के टर्न पे इसी सड़क पर उसे मोड़ना होता है और इसी टर्न को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर ये मशीन जो है रखी हुई है मेजरमेंट के लिए और ये जो सामने आप हिस्सा देख रहे हैं पुल का, यहाँ से चढ़ करके गाड़ियाँ ऊपर की ओर आती है और वहीं पे इस टर्न पे ही फिलहाल इस मशीन को रखा गया है।
नितिन गडकरी ने देश भर में एनुअल फास्टैग पास जारी करने की घोषणा की है। इस एनुअल पास के लिए यूजर्स को साल भर में केवल एक बार 3,000 रुपए की रकम खर्च करनी होगी, जिसके बाद ये पास यूजर्स को जारी कर दिया जाएगा। अब सरकार का ये कहना है कि पास एक्टिव होने के बाद 1 साल या 200 यात्राओं तक के लिए वैलिड रहेगा। यानी अगर समय के पहले 200 ट्रिप्स पूरे हो जाते हैं तो यूजर्स को एक बार फिर से पास को रिन्यू करना होगा। बिल्कुल, ये पास केवल निजी वाहनों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। ये देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के लिए लागू होगा। ये कमर्शियल वाहनों के लिए ही नहीं है। इस पास को एक्टिव या रिन्यू कराने के लिए जल्द ही NHAI एक ऐप लॉन्च करेगा और इसका लिंक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस पॉलिसी से 60 किलोमीटर के दायरे में मौजूद टोल प्लाजा को लेकर लंबे समय से चले आ रही शिकायतें भी कम हो जाएंगी। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी। चलिए अब आपको एक ऐसे बंदर से मिलवाते हैं जो खास है, एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है और कभी वो भोले का भक्त बन जाता है तो कभी ट्रैक्टर। ऐसे कई और रोचक रूप के साथ ये बंदर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। यही नहीं, इंसानी आवाजों के साथ ये बंदर एक व्लॉगर के रूप में हर बार देश दुनिया को कई जगह की सैर भी करा रहा है। तो चलिए बगैर देर किए आपको दिखाते हैं यूनिक बंदर जो कैसे व्लॉगिंग करता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक पवित्र स्थल कैंची धाम। टंगनाथ चढ़ाई ने सच में ठका दिया। मैं पहुँच गया हूँ मुक्तेश्वर महादेव के दरबार में। भोले बाबा का आशीर्वाद मिले इसी उम्मीद में आया हूँ। नमस्ते दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद ले रहा ये खास और अनोखा बंदर बेहद कम समय में लाखों दिलों के अंदर जगह बना चुका है। बाबा का आशीर्वाद मिले इसी उम्मीद में आया हूँ। लोगों का भरपूर प्यार पाने वाला ये है बबलू बंदर, जिसका दरअसल ये AI अवतार सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक पवित्र स्थल कैंची धाम, नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए। भक्ति भरा सफर है ये। एक कैमरा और एक सपना लेकर निकला बबलू बंदर का ये AI अवतार उनके चाहने वालों को काफी एंटरटेन कर रहा है। ये है चौली की जाली, नेचर और एडवेंचर दोनों एक साथ। वैसे क्या बंदर ऐसा भी कर सकता है? नहीं ना, भले ही आपने अभी तक ऐसा AI अवतार कम ही देखा होगा। निर्माण कार्य शुरू किया गया। वो बंदर जो इंसानी आवाज और हूबहू लिपसिन के साथ रियल टूरिस्ट प्लेसेस पर जाकर ब्लॉग बना रहा है। तभी से ये मेला भव्य होता गया। कहा जाता है बाबा नीम करौली जी, उनकी कृपा से लाखों लोगों का जीवन बदला। दर्शन के बाद मन को अजीब सी शांति मिली है। ये प्रसाद तो जैसे आशीर्वाद है। व्लॉगर बबलू बंदर का ये अनोखा रूप हर उस जगह पर नजर आ रहा है जो देश दुनिया के पटल पर फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहे हैं। वो चाहे कैंची धाम के दर्शन हो, तुंगनाथ की ट्रैकिंग, राफ्टिंग का रोमांच या फिर हो एलियन संग मिस्ट्री।
ये सारी क्रिएटिविटी आइडियाज लोगों को बाबलू बंदर का दीवाना बना दे रहे हैं। अभी अभी सारी पहुंचा हूँ। थोड़ा शांत है ये गांव, पर कुछ तो अलग है। लेकिन कुछ यादें होती हैं जो बस दिमाग में नहीं, दिल में रहती हैं। ये फोटो मेरी और उसकी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस और एडिटिंग का ये मस्त कॉम्बो सोशल मीडिया यूजर्स को बेहद रास भी आ रहा है। आज का व्लॉग टंगनाथ से खत्म होगा, लेकिन जिंदगी ने मुझे सारी ले आया। दोस्तों, लगता है कुछ होने वाला है। अगला व्लॉग कुछ अलग होगा। ऊपर से व्लॉगर बने बाबलू बंदर की डायलॉग डिलीवरी और बैकग्राउंड में क्रिएट किए गए विजुअल्स का एकदम रियल लगने वाला प्रेजेंटेशन एआई बाबलू बंदर की लोकप्रियता में 4 चांद लगा रहे हैं। गाइस, कैमरा पकड़ो, उस पहाड़ी के ऊपर कुछ चमक रहा है। ड्रोन तो नहीं लगता। चलो चलते हैं। बेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बाबलू बंदर का ये अनोखा अवतार एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट जरूर है। बार किसी मंकी व्लॉगर के व्लॉग में ऐसी मिस्ट्री मिलेगी। अरे वाह, ये कोई एलियन लगता है जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की राह पर चल पड़ा है। आज बाबलू बंदर का ये नया और यूनिक अवतार अपने चाहने वालों का कुछ इस अंदाज में शुक्रिया अदा भी कर रहा है। जब ये सफर शुरू किया था, बस एक कैमरा और एक सपना था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बबलू को 1 लाख दिलों तक पहुंचा दिया। धन्यवाद दोस्तों। अब आपको एक ऐसे अनोखे जंगल पार्क में लिए चलते हैं जहां पर जंगल सफारी का एक अलग ही अनुभव आपको मिलेगा। और ये अनोखा पार्क तैयार किया गया है नोएडा में। तो चलिए आपको दिखाते हैं देशी विदेशी जानवरों की ये अनोखी दुनिया, जिसे अनोखे अंदाज में ही बसाया गया है। वेस्ट सामानों से बने ये तमाम देसी विदेशी जानवरों की कलाकृति नोएडा की शान बढ़ाने के लिए तैयार है। सेक्टर 94 में जंगल ट्रेल नाम से इन जानवरों का अनोखा पार्क बसाया गया है, जिसे जुलाई महीने में खोला जाएगा। तो 20 एकड़ में फैला ये पूरा पार्क आपको एकदम रियल वाले जंगल की फील देने वाला है, जो नोएडा के बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से आपको जाती हुई मेट्रो भी दिख जाएगी और नीचे आपको ये जंगल दिख जाएगा, जहां आपको असली जानवर से कम नहीं नजर आने वाले, जितने भी आपको ये पीछे मेरे आर्ट नजर आ रही है। जानवरों के इस अनोखे संसार में हर आकृति कला और कल्पना का अद्भुत संगम दर्शा रही है। लोहे, नट बोल्ट, चेन और फ्यूल टैंक से जानवरों की यह अद्भुत दुनिया एक तरह से वेस्ट टू वंडर पार्क का रोचक विस्तार है। ये अपने आप में पूरे भारत के लिए तो सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है, जहाँ तक कि विश्व में भी पहली बार ऐसा बनाया कि ये सारे वेस्ट जो हमारे नोएडा में है, करीब 400 से 500 टन के आसपास जो वेस्ट है, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स हैं, पाइप्स हैं और दुनिया भर की जो चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, सीमेंट के पीछे से पत्थर हैं, उसको लेकर के ये बनाया जा रहा है। जंगल ट्रेल के इस पूरे प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तैयार किया गया। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने जेड-टेक नाम की कंपनी के साथ हाथ मिलाया, जो इससे पहले लखनऊ में यूपी दर्शन पार्क और हैप्पीनेस पार्क जैसे प्रोजेक्ट कर चुकी है। जंगल ट्रेल बनाने में करीब 22 करोड़ रुपए की लागत आई, जिसमें सिर्फ नोएडा से ही 500 टन से ज्यादा आयरन वेस्ट कलेक्ट किया गया। हमारे यहाँ पड़े हुए बहुत अनयूज्ड हमारे पार्कों की बेंचेज हैं, स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स हैं, ग्रिल्स हैं, ये सारी चीज़ें ला करके हम लोग उसको कटिंग कर करके बनाए गए हैं। और जानवर की जो फेस या शक्ल बनाएगी वो एकदम हूबहू उसी तरह से है। उस समय ऐसा फीलिंग आता है आदमी को कि हम सच में जंगल में घूम रहे हैं। सिर्फ जानवर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बाकी जंगल के अंदर जो ग्रासिंग है, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, वो उसी तरह के दिए गए हैं। अथॉरिटी का दावा है कि इस पार्क में आने वाले लोग खुद को एक रियल वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद लेते महसूस करेंगे। हालांकि ये स्टील की सफारी रहेगी, जिसका अनोखा रोमांच लोगों को अच्छी यादें जरूर दे जाएगा। करीब 20 एकड़ में फैला ये पार्क 4 अलग अलग थीम जोन में बटा है और यहाँ 6 महाद्वीपों के 700 से ज्यादा जानवरों को वेस्ट सामानों से तैयार किया गया है। इनमें हाथी, शेर, ऊंट और पक्षियों की अनगिनत प्रजातियां हैं। हालांकि कुछ अंतिम तैयारियां जैसे मुख्य प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया और पेंटिंग का काम अभी बाकी है।
ट्रायल रन 25 जून से शुरू होगा और जुलाई की शुरुआत में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जंगल ट्रेल की स्पेशल नाइट जंगल सफारी, साथ ही लाइटिंग और स्कल्पचर्स से बना जादुई माहौल यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक नया और अनोखा डेस्टिनेशन बन सकता है। नोएडा में बनकर तैयार है जंगल ट्रेल और आप देख सकते हैं कि एकदम शहर के बीचों बीच आपको ये जंगल जो है वो नजर आने वाला है। आपको फ्लाईओवर भी दिखेगा, आपको मेट्रो भी दिखेगी, आपको बड़ी बड़ी इमारतें भी दिखेगी, लेकिन इसके बीच में हूबहू असली जंगल का फील देने वाला ये पूरा जंगल ट्रेल जो अब आम जनता के लिए तैयार है और जल्द ही इसको खोला जाएगा। तो नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद से आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक नई और अनोखी मंजिल जो है वो हो सकती है, जहाँ कला, पर्यावरण और कल्पना का अद्भुत मेल आपको देखने को मिलेगा। तो जुलाई में अगर आप कुछ नया और अनोखा देखना चाहते हैं तो ये आपकी मंजिल बन सकती है। कैमरामैन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वैसे भी बारिश मेरा फेवरेट मौसम है, तो मुझे बारिश हर तरीके से अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी बारिश से मन का रिश्ता बेहद गहरा होता है, क्योंकि मन का मौसम भी बारिश की बूंदों से ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। क्योंकि यही बारिश खुशनुमा माहौल बनाती है, इस बदलते मन को कुछ शायरी भी सिखा जाती है। क्या बात। बिल्कुल, देखिए देश के कई हिस्सों में मानसूनी फुहार पड़ रही है, तो कई जगह पर एकटक बारिश का इंतजार हो रहा है। गर्मी और उमस से जूझता दिल्ली एनसीआर भी इन्हीं मानसूनी फुहारों का राह देख रहा है। तो भले ही मानसून यहाँ आना बाकी, लेकिन गर्मी से राहत की बौछारें कल से रह रहकर पड़ ही रही है। तो उम्मीद है कि मानसूनी फुहारों का इंतजार दिल्ली एनसीआर में भी जल्द खत्म होगा और बदरा यहाँ पर भी जमकर बरसेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कल फिर मुलाकात होगी गर्मा गर्म चाय और अच्छी खबरों के साथ।